स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हमारा चल रहा था बरस ही जलद। इस कविता के मैंने आपको प्रश्न उत्तर सारे समझा दिए थे और आपको अर्थ भी समझा दिए थे। अब आपको एक प्रश्न समझा देती हूँ कि निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर पद्य विश्लेषण कीजिए। क्या कहा है? निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर पद्य विश्लेषण कीजिए। इसमें सबसे पहले आपको लिखना है, पहले प्रश्न का नंबर डालना है, रचनाकार का नाम। कौन है इसकी कविता के, इस चौपाई के रचनाकार कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी। नाम लिखना वहाँ पे, रचनाकार का नाम गोस्वामी तुलसीदास। दूसरे नंबर पे लिखना है रचना की विधा। क्या विधा है? महाकाव्य। क्या है? महाकाव्य का अंश। इसमें चौपाई और दोह का प्रयोग किया गया है करके। और किसने लिखा था? काय में से लिखा था? रामचरित मानस में से। पूरा लिखना वहाँ पर। उसके बाद है पसंद की पंक्तियाँ। कौन सी पंक्तियाँ आपको पसंद है? तो पहले लिखना, सपोज आपको जो पसंद है वो लिखो आप। मैं बता रही आपको। बूंद अगात सही गिरी कैसे, खलके बचन संत सह जैसे। क्या कहा इसके अंदर? कोई भी पंक्ति आप लिख सकते हो और उसका अर्थ आपको लिखते आना चाहिए। बस एक मेन उद्देश्य वही है रहता उसका, कि आपने पंक्ति लिखे तो आपको पंक्ति का अर्थ लिखते आना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रश्न दिया उन्होंने, बूंद आघात सही गिरी कैसे, खलके वचन संत सह कैसे। हाँ, अब आपको चौथे प्रश्न में लिखना है पंक्तियां पसंद होने का कारण। क्या कारण से पंक्तियां आपको पसंद है? तो कहा है, मुझे यह पद्यांश इसलिए पसंद है क्योंकि कवि ने पहाड़ की सहन शक्ति की तुलना संत के सहन शक्ति से की गई है। पहाड़ जैसा जो बादल से बूंद गिरते हैं, पानी गिरता है उनके ऊपर, तो चुपचाप पहाड़ सहन कर लेते हैं वो बूंदे, उसके अंदर छेद हो जाते हैं पहाड़ों के अंदर, लेकिन वो एक शब्द भी बोलते नहीं है, सहन कर लेते हैं। उसी प्रकार जो सत्य संत, जो अच्छे संत होते हैं, सत्संत होते हैं, वो संत बुरे लोगों के वचन सुन लेते हैं लेकिन उनको बुरा नहीं लगता। वो दुष्ट लोगों के वचन सह लेते हैं, उसके प्रति वो कुछ भी बोलते नहीं है, तो उनको कहा है संत वचन सहते हैं। दुष्ट लोगों के संत को कटु वचन कहते रहते हैं पर वे उनका प्रतिरोध किए बिना सह लेते हैं। उसी तरह पहाड़ की बूंदों का आघात बिना विरोध किए सहता रहता है। इसलिए ये पंक्तियां मुझे पसंद है। आया समझ में? उसके बाद में दिया आपको रचना से प्राप्त संदेश। आपको क्या संदेश मिल रहा है इससे, क्या समझाया इसके अंदर, वो लिखना है। तो इस रचना के अनुसार प्रस्तुत महाकाव्य अंश से तुलसीदास जी ने वर्षा ऋतु के वातावरण में होने वाली परिवर्तनों को, समाज में पाए जाने वाले अच्छे बुरे लोगों के व्यवहारों को, बर्ताव से तथा विभिन्न नीतियों से जोड़कर अनेक ज्ञानप्रद और जीवन में काम आने वाली बातों से परिचित करवाया है। क्या कहा है उन्होंने? कि जो अच्छे बुरे विचार हैं, तो उन्होंने अच्छे बुरे विचारों को बारिश के मौसम में, जो मौसम होता है उसके साथ में उसको जोड़ दिया है। जैसा बारिश के मौसम में मेंढक अपॉप पैदा हो जाते हैं और उनकी जो आवाज आती है तो वो वेद पाठ करने वाले बच्चों की जो आवाज आती है, तो उन्होंने उनके साथ में उनको जोड़ दिया है। रास्ते का भी ऐसा ही है, हरियाली पूरी छा गई है तो रास्ता पूरा बुझ गया है, तो वैसे कहा कि पंथ भेद कोई प्रकार का यहाँ पर नहीं है। इस प्रकार का संदेश यानी अच्छे बुरे वाक्यों को हमको बताया है इसके अंदर, तो ये हमारे को इससे पसंद आती है। और ये पंक्तियां बहुत अच्छी है, ये वैसे देखो तो चौपाई भी बहुत पसंद आने वाली है हमको। हमने इस प्रकार से इसका उत्तर लिख लिया है। समझ में आया? ठीक है, ये हुआ तुम्हारा प्रश्न। ओके, अब हम देखेंगे व्याकरण की साइड जाएंगे और व्याकरण में आपको कुछ प्रश्न उत्तर दे दूंगी, तो आपको लिख के लाना है। ओके, तो पहला वाक्य आपको दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों के प्रयुक्त अवयव को पहचान कर उनके भेद लिखिए। क्या कहा है? निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त अवयव को पहचान कर उनके भेद लिखिए। जहां तहां रहे पति का थकी जाना। जहां तह, ये क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये क्रिया विशेषण। उसके बाद में दूसरा दिया है, कबहु प्रबल बह मारुत जहां तह मेघ बिलाहिम। क्या कहा है? कबहु प्रबल बह मारुत जहां तह मेघ बिलाहिम। कबहु, कबहु शब्द का क्या आएगा? ये भी क्रिया विशेषण अव्यय आएगा। इसको भी कबहु यानी कब, कबहु का मतलब क्या आया है? कब आया है, ये भी क्रिया विशेषण हुआ है। समझ में आया? दूसरा आपको दिया है, निम्नलिखित अवयव का सार्थक वाक्यों में प्रयोग कीजिए।
ये। हाँ, दूसरा है आपको कि इसके अंदर जो आपको दिया है वो भी ऐसे ही कहा है कि आपको ये वाक्य वैसे ही बनाना है जैसे हमने पहले बनाए थे, वैसे ही बनाना है आपको। ओके, समझ में आया क्या? इस प्रकार के वाक्य आपको बनाने हैं। तो दूसरे वाक्य में सार्थक वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो नहीं, जनक कॉलेज नहीं जाता। नहीं कहेगा, नहीं शब्द कार में भी ले सकते, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी, कुछ भी बना सकते हैं आप, ऐसे बनाना है। बाद में दिया है इसलिए बेचैन बिजली का बिल अदा नहीं कर पाया, इसलिए बिजली आपूर्ति खंडित हो गई है ना। मैं स्कूल में नहीं आई इसलिए मैं फेल हो गई, या मैंने पढ़ाई नहीं की इसलिए मैं फेल हो गई, ऐसा कुछ भी आप वाक्य बना सकते हो। दूसरा दिया आपको प्रिया, वाक्यों का काल परिवर्तन कीजिए। काल परिवर्तन बनाना है आपको। प्रिया ही न मेरा मन डरता है, इसका वाक्य में बनाना है, पूर्ण वर्तमान काल बनाना है आपको। तो क्या बनेगा? मेरा मन, प्रिया ही न मेरा मन डरा है, प्रिया ही न मेरा मन डरा है, डरता है का क्या होगा? डरा है। बादल पृथ्वी के नजदीक आकर बरस रहे हैं, सामान्य भविष्य काल, बरस रहे का क्या होगा? बरसेंगे। बादल पृथ्वी के नजदीक आकर बरसेंगे, योग्य भविष्य काल। समझ में आया? ओके। अब आगे का दिया है आपको, तालिका पूर्ण कीजिए। संधि, संधि विच्छेद और भेद। विद्या प्लस अर्थी, तो क्या होगा? विद्यार्थी। क्या होगा? विद्या प्लस अर्थी का विद्यार्थी। और विद्यार्थी कौन सा शब्द हो गया? विद्यार्थी लिखा, इधर भेद कौन सा आएगा उसका? विद्यार्थी का स्वर संधि। कौन सा भेद आएगा? स्वर संधि। और जगन्नाथ, जगत प्लस नाथ, कौन सी संधि हो गई? व्यंजन संधि है ये। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। आया समझ में? इस प्रकार आपका इतना व्याकरण लिया मैंने आज, इतना व्याकरण और पद्यांश का जो विश्लेषण दिया था वो उतना कंप्लीट करना है आपको, और ये पूरा नोटबुक में लिखकर मुझे बताना है। और वाक्य में तुम्हारी लिखते समय मिस्टेक हो रही है, चमकती बिजली का अर्थ क्या है देखो आपने, और दुष्टि लिखा वहां पे, दुष्टि नहीं है, दुष्ट है। चमकती बिजली का अर्थ दुष्टि नहीं है, दृष्ट है, दृष्ट, दुष्ट, दुष्ट लोग। ध्यान में बराबर देख के लिखते जाओ, किताब में देखो और वैसा लिखो, ठीक है? ओके, आज का हम इतना यहाँ पर रखेंगे, आगे का हम नेक्स्ट पीरियड में ले लेंगे। ठीक, ओके।